May I come in, sir? Yes, please do. Good evening, sir. Good evening. Good evening, ma'am. बैठिए 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 बैठिए। Thank you, sir. आप दिव्या हैं? Yes, sir. दिव्या, अपना परिचय दीजिए ताकि आपके बारे में कुछ बुनियादी बातें हमें पता लग जाएं और फिर हम आपसे बात कर सकें। सर, मेरा नाम दिव्या है। मैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन अपने डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज से की है और पिछले वर्ष यूपीएससी में मैं भारतीय पुलिस सेवा में मेरा चयन हुआ है जी। और मेरी दिनचर्या के कुछ बेस्ट मोमेंट्स में है अपनी मम्मी से बातें करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना और घूमर डांस में मेरी रुचि। ठीक है, तो मुझे बताइए कि अगर हरियाणा में मादा भ्रूण हत्या की समस्या को जड़ से खत्म करना हो और आप मान लीजिए कि मुख्यमंत्री ने आपको विशेष रूप से ये एक प्रोजेक्ट दिया है और 5 साल का समय दिया है और फंड की कोई कमी नहीं है, तो आप क्या स्टेप्स लेंगे कि हरियाणा से ये समस्या खत्म हो जाए? सर, इसके लिए मैं कई लेवल्स पे काम करूंगी। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगी कि जो भी पीसीपीएनडीटी के प्रावधान हैं उसके बारे में सर सबको अवेयरनेस हो, पेरेंट्स को, हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, जो अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं, सब जगह, कि क्या उसके लीगल एक्शंस हो सकते हैं इसके खिलाफ। दूसरा सर, जितने भी अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं, अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी मिलती है कि वहाँ ऐसा किया गया है तो मैं तुरंत उनका लाइसेंस कैंसिल कर दूंगी। तीसरा सर, मैं कोशिश करूंगी कि मैं विजिलेंस सेल बनाऊं। इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की रिप्रेजेंटेटिव की हेल्प ले सकती हूं कि तुरंत अगर ऐसा कहीं भी संदेह हो तो मेरे तक तुरंत सूचना पहुंचाई जाए और रेड मारी जाए सडनली, जिससे अगर ऐसा कुछ हो तो हम उसको तुरंत रोक सकें। मुझे ध्यान है कि हरियाणा के एक लेबोरेटरी के एक व्यक्ति से मेरी एक बार बात हो रही थी और मैंने उनसे पूछा कि क्या सरकार इस चीज़ को रोकने में सक्षम हो पा रही है पीसीपीएनडीटी के प्रावधानों के अनुसार? जी सर। तो उसने मुझे एक बहुत रोचक बात बताई। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या कदम उठाएंगे। उसने बताया कि लेबोरेटरी में डॉक्टर्स और जो स्टाफ है वो पैसे लेता है मरीजों से ये बताने के लिए कि भ्रूण मेल है या फीमेल है। तो मैंने पूछा कि फिर वो फंसते क्यों नहीं? तो उसने बताया कि सर, तरीका ऐसा है कि दुनिया की कोई सरकार फंसा ही नहीं सकती है। वो जब रिपोर्ट बनाते हैं सिर्फ इतना बोलते हैं कि रिपोर्ट लेने के लिए मंडे को आ जाना या फ्राइडे को आ जाना। मंडे यानी मेल, फ्राइडे यानी फीमेल। इस लेवल पर जाकर आप कैसे किसी लेबोरेटरी को फंसा पाएंगे? तो इमेजिन कीजिए कि आपके ज़िले में इस स्तर पर चीज़ें हो रही हैं और ये मंडे फ्राइडे तो एक तरीका है, इसके और 1000 तरीके हो सकते हैं। कोई सिर्फ इतना ही कर ले कि मैं दाएं हाथ से साइन करूं तो समझ जाना बेटा है, बाएं से साइन करूं तो समझ जाना बेटी है। ऐसे 1000 तरीके हो सकते हैं। इस लेवल पर जाकर कैसे बदलाव करेंगे आप? सर, अगर ऐसी मानसिकता है तो वो बेसिकली सोसाइटी के स्तर पर ही चेंज हो सकती है। जब तक सर महिलाओं के लिए समाज में एक्सेप्टेंस नहीं बढ़ेगी, उनको एम्पावर नहीं किया जाएगा, तब तक लोग सर किसी ना किसी तरीके से दुरुपयोग करते रहेंगे। तो अगर ऐसा दुरुपयोग हो रहा है तो लॉन्ग टर्म में तो मैं सर यही करूँगी कि वुमेन एम्पावरमेंट का काम किया जाए। बेसिकली लड़कियों के लिए ऐसी कोई स्कीम्स लाई जाए ताकि जो पेरेंट्स हैं वो सर लड़कियों को बोझ ना समझे। और सर ये जो एक्शन हो रहे हैं किसी लेबोरेटरी में, तो इसके लिए सर विजिलेंस सेल ही हो सकती है जो मुझे गुप्त इन्फॉर्मेशन दे दे और मैं उसके लिए एक्शन करूं। अगर आपको हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के जितने भी कवि, लेखक, साहित्यकार जो दिवंगत हो चुके हैं, यदि आपको कभी उनमें से किसी एक के साथ मिलने का मौका मिले, किससे मिलना चाहेंगी और क्यों? सर, मेरे प्रिय कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, तो मैं उनसे मिलना चाहूंगी। तो निराला जी के बारे में 3 ऐसी बातें बताइए कि हम भी उनको पसंद करने लगे सब लोग। सर, एक तो जो उनके राम की शक्ति पूजा है, उस वजह से जो उसमें ओज दिखाया गया है कि किसी भी स्थिति, चाहे हमारे लिए कितनी भी विपरीत स्थितियां हों, फिर भी हम अपने मनोबल से हम स्थितियां अपने पक्ष में कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक अच्छे मोटिवेटर थे। यस सर। एक बात हुई, और बताइए। दूसरा सर, बेटी के लिए उनका जो प्रेम है सरोज स्मृति में जो दिखता है, तो सर दूसरा मुझे उनकी ये क्वालिटी अच्छी क्या दिखता है? हम नहीं जानते, थोड़ा बताइए, समझा के बताइए। सर, सरोज स्मृति में बेसिकली उन्होंने अपने बेटी के लिए वात्सल्य प्रेम प्रकट किया है, जिसकी 2 पंक्तियां हैं कि कन्ने गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। तो बेटी से प्यार तो हर आदमी करता है, उसमें से क्या खास? लेकिन सर हिंदी साहित्य में बेटी के प्यार के लिए बहुत रेयरली मिलती हैं कोई कविताएं। अच्छा, ठीक है। तो और तीसरा सर, जो उनका ऐसा व्यक्तित्व था कि वो सर नियमों में नहीं बंधते थे। जैसे सर मुक्त छंद की अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की, तो ये सर नियमों से अलग चलना और अपनी पहचान स्थापित करना, ये इनकी। एक बार उनका झगड़ा महात्मा गांधी से हुआ था, सुनते हैं। आइडिया है आपको क्या झगड़ा हुआ था? सॉरी सर, मुझे नहीं। कोई बात नहीं सर, आप पूछिए। दिव्या, हरियाणा का नाम हरियाणा क्यों है?
सर बेसिकली हरियाणा हरि प्लस आना से है, और इसे सर हरि मतलब भगवान की भूमि कहा जाता है। जैसे सर महाभारत यहाँ हुई और सर भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, तो इसीलिए इसे हरियाणा कहा जाता है। तो हरि प्लस आना, Yes, आना sir. कौन सा ना? न है सर, आना तो न है, लेकिन हमारी हरियाणवी लैंग्वेज में बेसिकली न को न से बोला जाता है। ओके। तो इसलिए सर कृषि वस्तुओं के बाजार में विकृति से हम क्या समझते हैं? सरकार के उपस्थिति से कृषि बाजार में किस प्रकार की विकृति आ सकती है? सर गवर्नमेंट की उपस्थिति से जो प्राइवेट मार्केट होता है, सर प्राइवेट सप्लायर्स होते हैं जो खरीदने वाले होते हैं, उनको सर एक ये उनके लिए सर मार्केट में मतलब उनके लिए कमी हो सकती है। अगर गवर्नमेंट आ जाती है तो सर उनके लिए थोड़े ऑप्शंस कम हो जाते हैं। जैसे एमएसपी के ऊपर खरीदना होता है, तो सर अगर सरकार खरीदती है एमएसपी के ऊपर या नहीं खरीद पाती है तो प्राइवेट प्लेयर्स को भी उसी रेट पर खरीदना पड़ता है। ये विकृतियाँ हो जाती हैं। तो आपको क्या लगता है, आप तो चूंकि किसान परिवार से आती हैं, हरियाणा की रहने वाली हैं, ये जो कृषि विपणन संस्थाएं हैं, मंडियां हैं, यस सर, जिससे कि किसानों को बड़ा भरोसा है कि उनसे सहारा मिलता है, यस सर, इसको बंद कर देना चाहिए, ध्वस्त कर देना चाहिए, पूरी तरह से स्वतंत्र बाजार पर आश्रित कर देना चाहिए कृषि उपज को? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो एपीएमसी मंडियां हैं उनमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ साथ ही प्राइवेट प्लेयर्स को भी सर पूरी छूट होनी चाहिए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में अभी जो 3 कृषि कानून लाए गए थे, तो मुझे लगता है सर सिर्फ एपीएमसी मंडियों को सर सिरे से खारिज नहीं कर देना चाहिए, उनमें कुछ सुधार करना चाहिए ताकि सर वो अपना कार्टेलाइजेशन ना कर सकें, जिससे किसानों को कम कीमत पर अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर ना होना पड़े। कानून लाकर सरकार ने सही किया था या कानून वापस लेके सही किया? सर बेसिकली ये कानून लाने के पीछे सरकार की इंटेंशन सही थी, लेकिन जो विरोध हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि इसकी प्रक्रिया में कुछ कमी थी। जो किसान ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे सर अच्छे से बात नहीं की गई। तो मुझे ऐसा लगता है सर कानून का उद्देश्य अच्छा था और कानून निश्चित ही कृषि में कुछ लाभदायक परिणाम उत्पन्न कर सकता था, लेकिन इसके लिए बस डिस्कशन की ज़रूरत थी। पहले किसानों को ट्रस्ट में लेके उनको समझा के उसके बाद सर कानून लाए। किसान फिर धरना पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि वादा खिलाफी हुई है। किन वादों का वो हवाला दे रहे हैं? किन वादों को सरकार ने पूरा नहीं किया? एमएसपी को सर लीगल करने की जो मांग थी उनकी, तो सरकार अभी एमएसपी को लीगल करने के पक्ष में नहीं है। क्या तर्क है सरकार का? सर सरकार का ये तर्क है कि एमएसपी हमेशा से एक नीति रही है, उसे कभी भी लीगल करने की बात नहीं की गई है। अगर सरकार एमएसपी को लीगल कर देती है तो इससे सर गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा फिजिकल बर्डन पड़ेगा, और सरकार चाहती है कि हम किसानों के आय को उनकी लागत को कम करके R&D में निवेश करके बढ़ाएं। इसलिए सर सरकार एमएसपी को लीगल। एमजी नरेगा के पहले भी रोजगार उत्पादन के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलते थे। सरकार नियमित रूप से बेरोजगारी निवारण कार्यक्रम चलाती थी, लेकिन कानून बना देने से सरकार पर एक कानूनी दायित्व पड़ा, दबाव पड़ा। वैसा ही आश्वासन किसान चाहते हैं। नरेगा के अनुभव से निष्कर्ष लेके बताइए कि क्या वाकई एमएसपी कानून बना देना किसानों के हक में होगा या कृषि के पक्ष में होगा? सर मुझे ऐसा लगता है कि नरेगा में बेसिकली 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड किया जाता है। वो सर उन सर अनस्किल्ड वर्कर्स को प्रोवाइड किया जाता है जिनकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं हो पाती हैं। लेकिन किसानों के संदर्भ में सर एमएसपी को लीगल करना इसलिए मुझे ठीक नहीं लगता है क्योंकि एक तो इस पे गवर्नमेंट पे फिजिकल बर्डन पड़ेगा, और दूसरा जो सर प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो सर डिमोटिवेट होंगे। ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है सर? इससे कृषि में R&D और सर निवेश ये भी कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि प्राइवेट सेक्टर को हम आगे बढ़ाएं ताकि वो सर पूरी चैन में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करें और हमारे किसान एम्पावरमेंट है, हमें उनको एमएसपी लीगल करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, धन्यवाद दिव्या। थैंक यू सर। बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान का एक कॉन्सेप्ट था, एक कैनन था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में अच्छी व्याख्या करी हुई है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है दोबारा। यस सर। क्यों? सर अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली जुडिशियरी की सुप्रीमेसी स्थापित करता है तथा पार्लियामेंट की सोवरेंटी को। कॉन्टेक्स्ट क्या था इस बात का? उनको क्यों उठाना पड़ा ये चीज़? सर अभी जो पार्लियामेंट ने 2050 में एनजेएसी का निर्माण किया था उसे सर सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था, तो इस वजह से। आपको खुद अपनी समझ से क्या लगता है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर में इतना जो बेसिक के ऊपर जो ध्यान है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी का बेसिक तो डेमोक्रेसी ही होना चाहिए। यस सर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो
जिस तरह से एनजैक के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो लॉजिकल है कि नहीं है? कहीं आपको डिस्पैरिटीज़ दिखती हैं? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान की जो मूलभूत विशेषताएं हैं उनको प्रिजर्व करता है। तो इसके लिए, और हमारे सर संविधान में ये नहीं कहा गया है कि हमारी पार्लियामेंट सोवरेन है, तो इसलिए सर सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस बनाए रखने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर जरूरी है। क्योंकि सर कभी कभी ऐसा होता है कि पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट होती है वो बहुमत में होती है। पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, लेकिन हम तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैं, ये तो सैक्रोसैंक्ट है ये चीज़। यस सर। फिर भी आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पोजीशन है वो काफ़ी हद तक ठीक है? सर मुझे ऐसा लगता है जो चेक और बैलेंस की विशेषता है वो बनी रहनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर खुद लागू क्यों नहीं होता चेक एंड बैलेंस? उनको कौन चेक एंड बैलेंस करेगा? हाँ, ये हो सकता है सर, जो अभी कॉलेजियम का सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है और कुछ सुधार की ज़रूरत है। तो हम एनजेसी को लागू कर सकते हैं, लेकिन कुछ सुधारों के साथ, जिसमें सर जुडिशरी का भी रिप्रेजेंटेटिव हो और एग्जीक्यूटिव का भी रिप्रेजेंटेटिव हो। भारत एक प्रयास कर रहा है कि ऑफशोर रुपी की मार्केट डेवलप हो। ऑफशोर रुपी या इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी क्या चीज़ हो? सर इसका मतलब ये है कि अभी हाल में डॉलर के मुकाबले में सर डॉलर फ्लक्चुएट होता है, तो भारत का रुपये है वो डिप्रेसिएट होता है। तो इस वजह से इंटरनलाइजेशन ऑफ रुपी का मतलब है कि भारत का जो ट्रेड है वो रुपी में हो। आपने हासमान प्रभाव के बारे में आप जानती हैं? इसमें इसको इंग्लिश में क्राउडिंग आउट बोलते हैं। यस सर। क्या होता है क्राउडिंग आउट? ये सर ऐसे होता है, जो फाइनेंशियल मार्केट में जब गवर्नमेंट ज़्यादा डेब्ट ले लेती है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए कम स्पेस बचता है, उसको क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। सपोज कुछ एक फिक्स सेविंग है, सरकार अगर उस सेविंग से बोरो कर रही है, यस सर, इकोनॉमी के लिए तो अच्छा ही होना चाहिए। सरकार भी प्रयास कर रही है, सिग्नलिंग दे रही है मार्केट को कि उसका विश्वास है। यस सर। तो फिर इसको इतना नेगेटिव क्यों देखा जाता है क्राउडिंग आउट को? सर इसको नेगेटिव इसलिए माना जाता है क्योंकि गवर्नमेंट के पास बेसिकली कल्याणकारी कार्य करने होते हैं। उसके पास सर जब कल्याणकारी कार्य करता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कम पैसा बचता है, और इंफ्रा के डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। तो आपको लगता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के लिए प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा सुदृढ़ है या ज़्यादा अच्छे से कैपिटल एलोकेशन कर सकता है और सरकार नहीं कर सकती है? नहीं सर, ऐसा नहीं मानना है मेरा कि सरकार नहीं कर सकती, लेकिन इसके लिए प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। मतलब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये सब करके कर सकते हैं। मेरा आखिरी प्रश्न चाइना को लेकर है। यस सर। चाइना के इंकर्जन्स हुए हैं अभी हाल फिलहाल में भी। लगभग साल में कितने इंकर्जन्स होते हैं जो चाइना की तरफ से लगातार रहते हैं? सर ऐसे कोई फिक्स तो नहीं है। लगभग रेंज क्या होती होगी? 2, 3, 4, 5? सर 2-3 सैकड़ों में होते हैं। रिपोर्ट कुछ होते हैं, बाकी नहीं। तो होता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 में जो आए हैं, और एक था हमारा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का। इन दोनों के बीच कुछ विरोधाभास है, आपको पता है क्या है? ये दोनों चीज़ों के बारे में जानते हैं? हाँ, तो इन दोनों के बीच कौन सा बिंदु है जो विरोधाभास है? मैम इसमें बेसिकली ट्राइबल्स जो होती हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, उनके राइट्स को लेके विरोधाभास है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में ये कहा गया है कि 4 हेक्टेयर तक अगर लैंड है किसी के पास तो उस पर ट्राइबल्स का अधिकार होगा। लेकिन अभी जो ये रूल्स आए हैं उनमें बेसिकली सरकार ने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इनको बढ़ावा दिया है। तो मैम यहाँ कहीं कॉन्ट्राडिक्शन है। तो आपको लगता है कि सरकार एक तरीके से जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स के जो राइट्स हैं उनको बाईपास करते हुए ये रूल्स बनाया है? गवर्नमेंट ने सिर्फ डेवलपमेंट बोल रहे हैं, लेकिन इन अ वे तो उनके जो हेरिडिटरी राइट्स हैं उसका हनन हो रहा है। मैम इसके लिए गवर्नमेंट बेसिकली जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उनको बढ़ावा दे रही है। मैंने वही बोला। यस मैम, लेकिन ऐसा हो सकता है मैम कहीं जो कंट्राडिक्शन है उनको लेके गवर्नमेंट थोड़ा सा उनसे डिस्कस करके, और उन्होंने तो कंसेंट क्लॉज ही हटा दिया है वहाँ से। राउंड 1 क्लियरेंस, राउंड 2 क्लियरेंस, दोनों में से कंसेंट क्लॉज हटा हुआ है, तो कैसे डिस्कशन करेंगे हम? मैम इसके लिए जो ट्राइबल लीडर्स हैं उनसे बात करनी चाहिए गवर्नमेंट को। तरीके से तो करना चाहिए। यस मैम। वही क्लॉज थे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में कि आपको कंसेंट लेना पड़ेगा। यस मैम। लेकिन यहाँ पे तो अब गवर्नमेंट क्योंकि ज़्यादा पावरफुल एंटिटी है, ट्राइबल्स उतने पावरफुल नहीं है, इसीलिए उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में ये कंसेंट क्लॉज डाला गया था, जो कि इसमें हटा दिया गया है। वही मेरा सवाल वहीं पे है कि क्या सरकार अपने तरीके से फॉरेस्ट के ऊपर जिनका हेरिडिटरी राइट होना चाहिए उसको छीनने की कोशिश कर रही है? मैम सरकार का ऐसा इंटेंशन नहीं होगा, लेकिन कुछ मैम हेरिडिटरी राइट्स की वजह से गवर्नमेंट के लिए वहाँ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं।
तो जब डेवलपमेंट वर्सेस राइट का जब भी कॉन्फ्लिक्ट आए तो उसमें डेवलपमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैम गवर्नमेंट को इसके लिए बात करनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। अभी हमारे जो रिपब्लिक डे हुआ है उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? मैम मिस्र के प्रेसिडेंट। मिस्र के प्रेसिडेंट। क्या आपको ये आयरनिकल नहीं लगता है कि हमने एक ऐसे देश को आमंत्रित किया, ऐसे देश के रिप्रेजेंटेटिव को, जिसमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद पाकिस्तान की मदद की है भारत में आतंकवाद फैलाने में, और आज हम उनको चीफ गेस्ट की तरह इनवाइट करते हैं? क्या रीज़न है भारत के इजिप्ट को इनवाइट करने के? मैम इंटरनेशनल रिलेशंस में बेसिकली कोई भी परमानेंट फ्रेंड या परमानेंट एनिमी नहीं होता है। और इजिप्ट के साथ हमारे रिलेशंस बढ़ाने का ये कारण है कि मैम वहाँ हमारा निवेश है, एक तो $3 बिलियन से ज़्यादा हमने वहाँ निवेश किया हुआ है, और दूसरा जो अरब वर्ल्ड है उसमें अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए हम मिस्र का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद दिव्या। थैंक यू। दिव्या जी, आप IAS बनना चाहती हैं। मैं सर के ही क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि पुलिस सर्विसेज को अगर जेंडर सेंसिटिव बनाना हो, यस सर, तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसमें आनी चाहिए। यस सर। इन जनरल मैं बात करूँ, आपकी भी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने बहुत रेयरली देखा है कि किसी की फर्स्ट चॉइस पुलिस सर्विसेज हो, गर्ल्स की बात कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? अगर सभी लोग डाइवर्सिटी की तलाश में IAS बनेंगे तो फिर पुलिस सर्विसेज में कौन जाएगा? सर बेसिकली इसके अपने अपने पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मेरा सर रीज़न ये है कि ड्यू टू फिज़िकल स्ट्रेंथ आप लगा लीजिए, या मैं जैसा अपना बैकग्राउंड की वजह से सर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने चूज़ नहीं किया। और सर प्रेफरेंस का मुझे लगता है सबका अपना पर्सनल रीज़न होता होगा। ऐसा नहीं है कि इंडियन पुलिस सर्विस कम है इस वजह से, या इंटरेस्टेड नहीं है इस वजह से कोई उसको चूज़ नहीं करता है। ओके। आप अपनी मदर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पसंद करती हैं? यस सर। तो निश्चित रूप से आप उनसे काफ़ी प्रभावित भी होंगी, बहुत सी चीज़ें सीखती होंगी उनसे। यस सर। कौन सी चीज़ आप उनसे नहीं लेना चाहेंगे? सर एक दो चीज़ें हैं जो मैं उनसे नहीं लेना चाहूँगी। एक तो सर वो कभी कभी हेल्थ का ख्याल नहीं रखती हैं। अच्छा। तो ये मैं नहीं लेना चाहूँगी। दूसरा सर टेक्नोलॉजी को लेके उनका थोड़ा सा नहीं है, मतलब इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो ये मैं नहीं लेना चाहूँगी। और बस सर मुझे यही लगता है। ठीक है दिव्या, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, अब आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। ठीक है दिव्या, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, अब आप जा सकती हैं। थैंक यू सर।